दोस्तों, सौरमंडल के पिंड के बारे में पढ़ेंगे और सभी 8 ग्रहों के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। सौरमंडल के पिंड में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्राग सम्मेलन किया 2006 में। कब? 2006 में। आकाशीय पिंडों को 3 वर्ग में विभाजित किया। सम्मेलन में आकाशीय पिंड को कितना वर्ग में विभाजित किया? तो 3 वर्ग में। 3 वर्ग। देखिए 3 वर्ग कौन कौन है? एक पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग है। पहला परंपरागत ग्रह। देखिए परंपरागत ग्रह में कौन कौन है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सभी परंपरागत ग्रह हैं। जितना भी ग्रह है 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 ग्रह कौन ग्रह है? तो ये परंपरागत ग्रह है। जबकि बोने ग्रह जो है, जिसको क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, बोने ग्रह या क्षुद्र ग्रह, ये कौन कौन है? तो प्लूटो है, चेरोन है, सेरस है। पूछता है क्वेश्चन कि क्षुद्र ग्रह इनमें से कौन है? तो प्लूटो, चेरोन, सेरस। और लघु पिंड जिसको बोलते हैं, लघु पिंड में कौन कौन आते हैं? तो उपग्रह जो भी है सब लघु पिंड होता है। धूमकेतु जो भी है ये लघु पिंड होगा, एवं अन्य पिंड यानी उपग्रह, धूमकेतु और अन्य पिंड जितना भी है लघु पिंड होगा। अब बोना ग्रह में या क्षुद्र ग्रह, बोना ग्रह या बोलिए या क्षुद्र ग्रह बोलिए, एक ही चीज़ है। इसमें प्लूटो, चेरोन, सेरस। परंपरागत ग्रह में टोटल 8 ग्रह हो, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। 8 ग्रह याद करने का आसान तरीका है। देखिए सप्ताह में 7 दिन होता है ना, 7 दिन में क्या होता है? रविवार और सोमवार, ये 2 को जो है ना ग्रह का नाम नहीं होता है। बाद बाकी 5 को दिन जो है वो ग्रह का नाम हो गया। जैसे कि मंगल हो गया, बुध हो गया, बृहस्पति हो गया, उसके बाद शुक्र हो गया, उसके बाद शनि हो गया, ये 5 को हो गया। अब 3 को एक्स्ट्रा, एक तो पृथ्वी हो गया जिस पर हम लोग रहते हैं, तो क्या हो गया? 6 को, एक तो अरुण और वरुण, तो 8 को ग्रह हो गया टोटल। प्लानेट मतलब ग्रह, प्लानेट्स मतलब ग्रह होता है। किसको ग्रह किसको कहते हैं? तो सूर्य से निकले हुए पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, सूर्य से निकला हुआ पिंड जो सूर्य के ही चारों ओर परिक्रमा करता है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर, ये सूर्य है, इसके चारों ओर परिक्रमा करता है तथा सूर्य से ही ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करते हैं, तो उसे ही ग्रह कहते हैं। ग्रहों में क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है और अपनी परिक्रमण कक्षा पाई जाती है। अब सबके बारे में देखिए ग्रहों को। फिर नेक्स्ट डिटेल क्या है? ग्रहों को 2 श्रेणी में हम लोग बांट के पढ़ते हैं। एक पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह, और दूसरा बृहस्पतीय या बाह्य ग्रह कहते हैं। पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं? बाह्य ग्रह किसे कहते हैं? देखिए पार्थिव ग्रह का मतलब होता है जो सिलिकेट चट्टानों या धातुओं से बने होते हैं, उन्हें पार्थिव ग्रह कहा जाता है। पार्थिव ग्रह सूर्य के निकटतम आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह है। जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये पार्थिव ग्रह है, यानी सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह जो जितना भी है। 4 ग्रह आता है पार्थिव में, 1 2 3 4, ये क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इसी तरह से उसके बाद जो है ये बाह्य ग्रह किसको कहते हैं? तो बाह्य ग्रह मंगल के बाद आने वाले ग्रहों को बाह्य ग्रह कहा जाता है, जिसमें बृहस्पति, बाह्य ग्रह में कौन कौन आता है? तो मंगल के बाद का जो भी ग्रह है, तो बृहस्पति है, शनि, अरुण, वरुण, तो 4 पार्थिव ग्रह होते हैं, 4 बाह्य ग्रह होते हैं। देख लीजिए यहाँ से 4 पार्थिव ग्रह है और 4 बाह्य ग्रह है। देखिए पार्थिव ग्रह को आंतरिक ग्रह भी कहते हैं क्योंकि ये सूर्य के नज़दीक का ग्रह है, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और बृहस्पति ग्रह को जोवियन ग्रह भी कहते हैं या बाह्य ग्रह भी कहते हैं। ये पृथ्वी थी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो 4 टोटल 8 ग्रह हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। देख लीजिए सूर्य से बढ़ती ग्रहों का क्रम जो है ना, ऐसा ठीक से याद रख लीजिए। BS बस, PM पम, फिर B और सन, SUN, 8 ग्रह हो गया। 2 2 4 5 3 8 ग्रह हो गया। अब देखिए ये क्या है? सूर्य है। देखिए यहाँ पे सूर्य है, ये सूर्य है। और सूर्य के जस्ट नज़दीक का ग्रह कौन है? सबसे नज़दीक में तो ये बुध है। सब सूर्य का परिक्रमा कर लगा रहा है, सभी ये टोटल 8 ग्रह है। यहाँ पे फिगर में टोटल ये क्या कर रहा है? ये सूर्य का परिक्रमा लगा रहा है। देखिए ये सबसे नज़दीक का ग्रह बुध हो गया। बुध के बाद देखिए B से बुध हो गया, S से क्या हो गया? शुक्र हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर शुक्र है, दूसरा सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह शुक्र हो गया ये। उसके बाद देखिए P से पृथ्वी, तो सूर्य से दूरी अनुसार तीसरा सबसे नज़दीक का ग्रह कौन हो गया? पृथ्वी हो गया। देखिए तीसरा स्थान पर है सूर्य से दूरी के अनुसार। उसके बाद M से क्या हो गया? मंगल। देखिए यहाँ मंगल है, सूर्य से दूरी के अनुसार यहाँ मंगल है, तो चौथा ग्रह हो गया सूर्य से दूरी के अनुसार। उसके बाद B से क्या हुआ? बृहस्पति। फिर देखिए बृहस्पति यहाँ है, ये बृहस्पति है, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। उसके बाद क्या हो गया? फिर क्या है?
एस से क्या हो गया शनि, देखिए यहाँ से है शनि, यहाँ पे देखिए शनि है, बृहस्पति के बाद शनि। अब फिर यू से क्या होगा यूरेनस, यूरेनस मतलब अरुण होता है। अब एन से नेपच्यून, नेपच्यून मतलब वरुण, तो यूरेनस देखिए यू से यूरेनस है, यहाँ पे देखिए ये है यूरेनस। और उसके बाद नेपच्यून देखिए सबसे लास्ट का ग्रह कौन है, सूर्य से दूरी के अनुसार नेपच्यून यहाँ है देखिए। तो फिगर के अनुसार भी देख लिए और ट्रिक के अनुसार भी देख लीजिए। ट्रिक तो याद रख लीजिए दिमाग में, कभी कोई फिगर याद भी नहीं भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन ट्रिक याद रहना चाहिए। क्वेश्चन में पूछ देगा आपसे कि बताइए इसमें ग्रहों का क्रम, या ऐसा पूछ देगा कि पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच है, तो ट्रिक याद रहेगा। तो पृथ्वी देखते हैं शुक्र और मंगल के बीच है। जैसे पूछ देगा कि अरुण किन दो ग्रहों के बीच है, तो शनि और शनि और वरुण के बीच में है, नेपच्यून के बीच में। नेपच्यून मतलब वरुण, यूरेनस मतलब अरुण, याद रखिएगा, ये दोनों की इंग्लिश भी। अब बृहस्पति किन दो ग्रहों के बीच है, तो यहाँ देखिए पी और एम और एस के बीच है ना, मंगल और शनि के बीच है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देगा, तो उसको याद रखिएगा। इसका ट्रिक कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, क्या ट्रिक है, बस पम बी सन, इसको याद रखिएगा, बस पम बी सन, याद रखिएगा। 2 2 4 5 3 8 हो गया। अब याद कीजिए आकार के अनुसार, यानी बड़े से छोटा ग्रहों का क्रम। देखिए आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम याद कीजिए, सबसे बड़ा से सबसे छोटा की ओर, आकार के अनुसार घटते हुए ग्रहों का क्रम। इसका ट्रिक याद रख लीजिए, वृष अब प्रिसु मंबु, ठीक है, वृष अब प्रिसु मंबु, वृष अब प्रिसु मंबु। 2 2 4 2 6 2 8, 8 ग्रह हो गया। देखिए 20 से क्या हो गया, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है आकार के अनुसार। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन हो गया, 100 से शनि। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन हो गया, अरुण, और से अरुण। चौथा सबसे बड़ा ग्रह कौन हो गया, वरुण। पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन हो गया आकार के अनुसार, पी से पृथ्वी। उसके बाद छठा सबसे बड़ा ग्रह आकार के अनुसार शुक्र। उसके बाद सातवां सबसे बड़ा आकार के अनुसार ग्रह कौन है, मंगल। आठवां सबसे छोटा ग्रह बुध हो गया। तो आकार के अनुसार सबसे छोटा ग्रह कौन हो गया, बुध, और सबसे बड़ा ग्रह कौन हो गया, तो बृहस्पति। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते हुए, वृष अब प्रिसु मंगबु, बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी शुक्र मंगल बुध। बुध ग्रह के बारे में आप सेपरेट पढ़िए। सूर्य का सबसे निकट का ग्रह कौन है, नजदीक का ग्रह, तो बुध है, याद रखिएगा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसमें इससे बनता है कि बुध जो है सूर्य की परिक्रमा कितना दिन में करता है, तो 88 दिनों में करता है। और ये भी पूछेगा कि सबसे कम दिनों में सूर्य का परिक्रमा कौन सा ग्रह करता है, तो ये बुध ग्रह करता है। तो 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन इससे रहेगा कि आकार की दृष्टि से सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो बुध है, अभी पढ़े ना, वृष और पिसु मंगबु, बुध से बुध हो गया लास्ट वाला। और उसके बाद है कि इसका कोई उपग्रह नहीं है, बिना उपग्रह वाला ग्रह तो बुध, और शुक्र ग्रह भी है उसका भी उपग्रह नहीं है, केवल 2 उपग्रह ऐसा है जिसको कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध, याद रखिए बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है। उसके बाद क्या है यहाँ पे कि इसका कोई वायुमंडल नहीं है, यहाँ पे इसमें वायुमंडल नहीं मिलेगा, और इसलिए इसका तापांतर अधिक पाया जाता है। बोलेगा ताप में जो अंतर होता है किस ग्रह पर अधिक होता है, तो बुध में, बुध ग्रह पे पाया जाता है। दिन में इसका सतह का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है, तो 467 डिग्री सेल्सियस होता है, 467, सॉरी 4 यहाँ से लिखिए, 467 डिग्री सेल्सियस दिन का तापमान होता है। रात में इसका -180 डिग्री सेल्सियस होता है, -180 डिग्री सेल्सियस। इस ग्रह पर कैलिरिस बेसिन पाया जाता है, कौन बेसिन, कैलिरिस बेसिन, कैलिरिस बेसिन पाया जाता है। बुध ग्रह को अंग्रेजी में कहते क्या पढ़ते हैं, तो मरकरी पढ़ते हैं, MERCURY, मरकरी ग्रह, मरकरी मतलब बुध। शुक्र ग्रह को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वेनस, VENUS, वेनस। ये आकार की दृष्टि से पृथ्वी के समान ग्रह है। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी के समान कौन सा ग्रह है आकार के अनुसार, तो शुक्र ग्रह है। और इसका परिक्रमा कितना दिन, शुक्र ग्रह सूर्य का परिक्रमा कितना दिन में कर लेता है, तो 224.7 दिन में। पृथ्वी की बहन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आकार की दृष्टि से पृथ्वी के समान है शुक्र ग्रह, इसीलिए। तो पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र को, सिस्टर प्लानेट। उपग्रह नहीं है सूर्य का, बुध और शुक्र ऐसा 2 ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। और इसे शुक्र को भोर का तारा या संध्या का तारा, भोर का तारा या शाम का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह सुबह के समय में यह पूर्व दिशा में दिखता है तथा शाम के समय में यह पश्चिम दिशा में दिखता है, क्योंकि यह उल्टा ही घूमता है, यह पश्चिम से पूर्व की ओर ना घूम करके पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है।
दो ग्रह ऐसा है जो उल्टा घूमता है, एक शुक्र है और दूसरा क्या है अरुण, ये भी उल्टा ही घूमता है, ये भी पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। याद रखिएगा, दो ग्रह उल्टा घूमता है, अरुण और शुक्र, और दो ग्रह का उपग्रह नहीं है, तो शुक्र और बुध का उपग्रह नहीं है। सर्वाधिक गर्म ग्रह है, क्यों क्यों ग्रह सर्वाधिक गर्म ग्रह है? तो इसका तापमान होता है ना, सतह का तापमान 480 डिग्री सेल्सियस होता है, सोचिए। इसीलिए सबसे अधिक सबसे हॉट ग्रह, गर्म ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है, क्योंकि इसका तापमान 480 डिग्री सेल्सियस होता है। और यह सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो शुक्र है। क्यों कहा जाता है सबसे चमकीला ग्रह? क्योंकि यह सौर ऊर्जा का सर्वाधिक परावर्तन करने के कारण, सौर ऊर्जा का सबसे अधिक परावर्तन कर देता है, जिससे चमकीला दिखाई देता है, इसलिए सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। सर्वाधिक गर्म ग्रह या हॉट ग्रह शुक्र। पृथ्वी की बहन सिस्टर प्लानेट शुक्र। सांझ का तारा या भोर का तारा शुक्र। और इसका परिक्रमण जो है ना पूर्व से पश्चिम दिशा में होता है, जबकि एक ग्रह और है अरुण, उसका भी परिक्रमण पूर्व से पश्चिम दिशा में होता है, उल्टा ही घूमता है। और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, और बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है। और इसका सर्वोच्च बिंदु जो होता है ना, ये मैक्सवेल है। मैक्सवेल सर्वोच्च बिंदु, सबसे ऊंचा बिंदु कौन है? तो मैक्सवेल है। शुक्र का सबसे ऊंचा बिंदु मैक्सवेल है, जो बीटा माउंटेन पर स्थित है। कौन माउंटेन पर स्थित है? तो बीटा माउंटेन पर स्थित है ये मैक्सवेल। शुक्र ग्रह समाप्त हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी, अर्थ के बारे में। जिस प्रकार पढ़े थे कि बाह्य ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है, उसी प्रकार आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो पृथ्वी है। आंतरिक ग्रहों में, आंतरिक ग्रह में 4 है ना, जो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह होता है 4 को, तो आंतरिक ग्रहों में सबसे नज़दीक का ग्रह पृथ्वी है। और इस सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह है, सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा नज़दीक का ग्रह है ये यहाँ पे है, सूर्य यहाँ पे है, तो नज़दीक का ग्रह, तीसरा नज़दीक का ग्रह है पृथ्वी। और इसका परिक्रमा जो है ना 365.26 दिन में होता है। सूर्य का एक परिक्रमा करने में इसको कितना दिन लगता है पृथ्वी को? तो 365.26 दिन। और इसका परिक्रमा जो होता है पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा होता है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी पर ही जीवन यापन संभव है, इसलिए पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। जल की उपस्थिति के कारण इसे किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को, जल की उपस्थिति के कारण। उसके बाद है इसका अक्षीय झुकाव और कक्षीय झुकाव, दोनों के बारे में बताते हैं डिटेल में। इस फिगर को देखिए, ये क्या है? पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ठीक है। जो भी ग्रह है वो क्या होता है? अंडाकार होता है ना, तो दीर्घवृत्तीय होता है, पूरा वृत्त आकार का नहीं होगा, दीर्घवृत्तीय होगा। ये क्या उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है। ये क्या है? ये साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव है। देखिए लिखा हुआ भी है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ये क्या है? विषुवत रेखा है, जिसको इक्वेटर बोलते हैं, 0, ये विषुवत रेखा है। ये है लंब रेखा, ये लंब रेखा है, देखिए लिखा हुआ भी है लंब रेखा। ये टोटल अगर आप गौर से देखेंगे तो ये देखिए, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री कोण होगा? तो 90 डिग्री कोण होगा। यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री कोण होगा, ये 90 डिग्री कोण है। इसको 2 भाग में बांट दीजिए। एक ये देखिए 23.5 डिग्री जो है ना, इसका अक्षीय झुकाव है, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर का जो झुकाव है इसका कितना है? 23.5 डिग्री का। अब पृथ्वी के कक्ष का जो झुकाव होता है, कक्षा का, वह कितना होगा? 90 में से 23.5 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 66.5 डिग्री। देख लीजिए, ये अक्षीय झुकाव कितना हो गया पृथ्वी का? तो 23.5 डिग्री। याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन कि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना होता है? 27 डिग्री पर पृथ्वी अक्ष पर, अपने अक्ष पर झुका हुआ है। 27 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है पृथ्वी। और कक्षीय झुकाव, कक्षा के साथ जो झुकाव है तो वो कितना है? तो 66.5 डिग्री झुका हुआ है। तो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव 27 डिग्री है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 27 डिग्री झुका हुआ है। और अपने कक्षा के साथ झुकाव कितना है इसका? तो 66.5 डिग्री का झुकाव है। तो याद रखिए, अक्षीय झुकाव 27 डिग्री, कक्षीय झुकाव 66.5 डिग्री है। और सूर्य के बाद पृथ्वी से निकटतम तारा कौन है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन है? तो सूर्य है। सूर्य भी क्या एक तारा ही है ना, तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा सूर्य है। उसके बाद यानी सूर्य के बाद दूसरा सबसे निकटतम तारा अगर पूछेगा तो वो कौन हो जाएगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे निकट का तारा पृथ्वी का तो सूर्य, और दूसरा सबसे निकट का तारा यानी सूर्य के बाद निकट का तारा पृथ्वी का सबसे निकट का तारा तो प्रोक्सिमा सेंचुरी, याद रखिएगा। और इसका एकमात्र उपग्रह है, क्या नाम है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, या प्राकृतिक उपग्रह भी कहा जाता है चंद्रमा को, क्योंकि खुद ये प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, इसलिए पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा हो गया।
पृथ्वी की गति, पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। एक घूर्णन गति जिसको इंग्लिश में रोटेशन गति बोलते हैं, रोटेशन मोशन, और दूसरा होता है परिक्रमण गति जिसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। तो अब घूर्णन गति किसको कहते हैं जान लीजिए और इसका क्या कारण है। घूर्णन गति रोटेशन, पृथ्वी अपने अक्ष पर, ठीक है, अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड में घूमती है। कितना, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना समय में घूमती है, तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड में घूमती है। इसी गति को पृथ्वी की घूर्णन गति कहते हैं। इसी के कारण, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात की घटना होती है। पृथ्वी पर दिन और रात की घटना क्यों होती है, पूछेगा कि पृथ्वी पर दिन और रात की घटना क्यों होती है, तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। और पृथ्वी की घूर्णन गति कितना है, एक बार घूर्णन करने में कितना समय लगता है, तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड लगता है। इसको अगर हम बोलेंगे तो लगभग 24 घंटा के आसपास। इसलिए 24 घंटा का दिन रात होता है ना, 24 घंटा का दिन और रात मिलाकर के 24 घंटा का होता है इसीलिए। और ये भी जान लीजिए कि पृथ्वी के घूर्णन गति को परिभ्रमण गति भी बोलते हैं या इसे दैनिक गति भी बोलते हैं। ऐसा अगर आपको ऑप्शन में रहेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी पर दिन और रात की घटना क्या क्या कारण है, ऑप्शन में रहेगा परिभ्रमण, तो परिभ्रमण मार देंगे। परिभ्रमण या घूर्णन या दैनिक गति, तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। दैनिक मतलब दिन और रात होता है इसलिए दैनिक गति भी बोलेंगे इसको, या घूर्णन करती है तो घूर्णन गति भी बोलेंगे, परिभ्रमण करते हैं तो परिभ्रमण गति भी बोलेंगे। परिभ्रमण गति, घूर्णन गति, दैनिक गति सब एक ही चीज़ है। तो पूछेगा पृथ्वी पर दिन और रात होने का क्या कारण है, तो परिभ्रमण गति तो हाँ, दैनिक गति तो हाँ, घूर्णन गति तो हाँ, तीनों में से कोई एक रहेगा तो फिर भी हाँ। अब है दूसरा परिक्रमण या वार्षिक गति के बारे में। परिभ्रमण काल या वार्षिक गति, परिक्रमण गति या वार्षिक गति। परिक्रमण गति को दूसरा नाम वार्षिक गति भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में, अर्थात पृथ्वी अपनी कक्षा का चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटा 48 सेकेंड का समय लेता है। पृथ्वी अपनी परिक्रमा करने में या वार्षिक गति को पूरा करने में एक वर्ष में लगभग पूरा करता है। इसलिए एक वर्ष 365 दिन का होता है और साल में हर 4 वर्ष में क्या होता है ना, एक वर्ष बढ़ता है। क्यों, देखिए क्यों बढ़ता है कि हर साल में देखिए 5 घंटा 48 सेकंड एक्स्ट्रा होता है, इसलिए 5 के 20 लगभग में 24 घंटा के बराबर मान लेता है। इसलिए 4 साल में एक लीप ईयर आ जाता है, 366 दिन का एक साल होता है इसीलिए। क्योंकि परिक्रमण गति या वार्षिक गति इसी को कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, या नहीं तो अपनी कक्षा का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो 365 दिन 5 घंटा 48 सेकेंड का समय लगता है। पृथ्वी की इसी गति को परिक्रमण गति बोलते हैं या इसको वार्षिक गति भी बोलते हैं। और इसी परिक्रमण गति या वार्षिक गति के कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। देखते हैं ना कि मौसम चेंज हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होने का क्या कारण है, तो पृथ्वी की परिक्रमण गति या वार्षिक गति। अच्छा, नत अक्ष किसको कहते हैं, देखिए जिस अक्ष पर या पृथ्वी जिस अक्ष या धुरी पर घूमती है उसे नत अक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं, नत अक्ष बोलते हैं, ठीक है। और अपने कक्ष तल के यानी कि प्लेन ऑफ ऑर्बिट के साथ कितना डिग्री कोण बनाते हैं, ये कक्ष तल के साथ तो 66.5 डिग्री का कोण बनाते हैं। जबकि पृथ्वी इस तल पर लंबवत रेखा के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है, लंबवत रेखा के साथ देखिए ये लंबवत रेखा है, तो लंबवत रेखा के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है, 23 डिग्री के साथ कोण, 23 डिग्री के रेखा से झुकी हुई रहती है। यानी पृथ्वी इस तल पर लंबवत रेखा से 23.5 डिग्री झुकी रहती है। तो ये भी क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा कि पृथ्वी के झुके रहने से क्या क्या कारण हो सकता है। तो देखिए दिन और रात की लंबाई में जो अंतर होता है, कभी दिन छोटा होता है तो रात बड़ा, कभी रात बड़ा तो दिन छोटा। तो दिन और रात की लंबाई में अंतर किस कारण से होता है, तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके रहने के कारण। आंसर मारिएगा, जो दिन और रात में लंबाई, तो दिन और रात छोटा होता है या दिन और रात की लंबाई में अंतर उत्पन्न होता है, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके रहने के कारण। और मौसम में परिवर्तन भी होता है इसी के कारण। और तीसरा कि वर्ष के विभिन्न समयों में परिवर्तन आता है इसी कारण, पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके रहने के कारण।
देखिए एक होता है अपसोर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपसोर को, एपीहेलियन। एपीहेलियन देखिए जब सूर्य एवं पृथ्वी, ये सूर्य हो गया ये पृथ्वी हो गया, सूर्य और पृथ्वी के बीच जब अधिकतम दूरी होता है तो उसको बोलते हैं अपसोर। ये अपसोर कब होता है तो केवल 4 जुलाई को होता है। अपसोर कब होता है साल में तो 4 जुलाई को अपसोर होता है। उस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच का दूरी सबसे अधिक हो जाता है। कितना हो जाता है तो 15.21 करोड़ किलोमीटर। एक होता है उपसोर, इसको बोलते हैं पेरीहिलियन। याद रखिए पेरा खाने के लिए नज़दीक आएंगे, ऐसा याद रखिए। पेरीहिलियन मतलब उप मतलब जस्ट नज़दीक। तो क्या होता है जब जिस दिन सूर्य, ये सूर्य हो गया ये पृथ्वी हो गया, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, स्थिति को उपसोर बोलते हैं। अर्थात जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी होती है तो उसको उपसोर बोलते हैं, या रवि नीच भी कहते हैं इसको, रवि नीच। ठीक है, यह स्थिति कब होता है तो 3 जनवरी को होता है। 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है ना सबसे कम होता है। इस स्थिति को उपसोर बोलते हैं, इंग्लिश में पेरीहिलियन बोलते हैं, पेरीहिलियन। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है उपसोर अपसोर के बारे में, कब होता है और इसको क्या कहते हैं, इसीलिए बता दिए हैं। चंद्रमा मून के बारे में पढ़ते हैं। इसका यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें चंद्रमा की आंतरिक स्थिति व सतह का अध्ययन किया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, सेलेनोलॉजी। चंद्रमा के अध्ययन को क्या किस में करते हैं, उसके सारा चीज़ के बारे में तो सेलेनोलॉजी के बारे में, लॉजी में पढ़ते हैं। सेलेनोलॉजी मीन्स चंद्रमा की आंतरिक स्थिति व उसकी सतह का अध्ययन करते हैं। शांत सागर कहाँ पे है, शांत सागर। तो शांत सागर चंद्रमा का पिछला व अंधकारपूर्ण भाग है जो एक तरह का धूल का मैदान है। क्वेश्चन पूछेगा शांत सागर कहाँ पे है तो चंद्रमा पे है, वह क्या है तो धूल का मैदान है, धूल का मैदान। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है तो चंद्रमा कहा जाता है। याद रखिएगा, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है तो चंद्रमा को, फॉसिल्स प्लानेट चंद्रमा को कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका भी जो आयु है पृथ्वी की तरह लगभग 460 करोड़ वर्ष का है। इसका सर्वोच्च शिखर क्या है तो लिवंटीज पर्वत है। लिवंटीज पर्वत कितना है तो 10,668 मीटर ऊंचा है लिवंटीज पर्वत। और पृथ्वी से चंद्रमा का केवल कितना % भाग देखते हैं तो 59% भाग ही दिखाई देता है। पृथ्वी पर से चंद्रमा का हम लोग केवल 59% भाग को देख पाते हैं। एक होता है अपभू। अपभू कहते हैं जब चंद्रमा जब अपनी कक्षा में पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है, अधिकतम दूरी पर होगा तो अपभू, अप मतलब अधिकतम होता है। एक होता है उपभू, जब चंद्रमा पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होता है उसको बोलते हैं उपभू। जिस तरह से अपसोर पढ़े थे ना कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम होगा तो अपसोर, उपसोर मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम न्यूनतम होगा तो उपसोर। उसी प्रकार अपभू मतलब अधिकतम दूरी चंद्रमा और पृथ्वी का, उपभू मतलब चंद्रमा और पृथ्वी का न्यूनतम दूरी। एक होता है शुक्ल पक्ष, ये इंपॉर्टेंट है। जब चंद्रमा का प्रकाशित भाग प्रतिदिन बढ़ता जाता है तो वह शुक्ल पक्ष कहलाता है। जब चंद्रमा का प्रकाशित भाग प्रतिदिन अगर फैलेगा बढ़ता जाएगा तो वह शुक्ल पक्ष कहलाएगा। एक होता है कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष ये क्या होता है जब चंद्रमा का प्रकाशित भाग क्या होगा घटता जाएगा, यानी घटता जाएगा तब क्या होगा कृष्ण पक्ष कहलाएगा। तो शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का प्रकाशित भाग बढ़ता है, जबकि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का प्रकाशित भाग घटता है। याद रखिएगा, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का प्रकाशित भाग बढ़ता है, कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का प्रकाशित भाग घटता है, दोनों पूछता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। पृथ्वी के संदर्भ में द्रव्यमान, चंद्रमा का जो द्रव्यमान होता है पृथ्वी की तुलना में पृथ्वी का 1/81 होता है। पृथ्वी का 1/81 होता है चंद्रमा का द्रव्यमान, जबकि भार जो है पृथ्वी का 1/6 होता है। चंद्रमा पर जो भार होता है पृथ्वी की तुलना में 1/6, द्रव्यमान 1/81। याद रखिएगा, द्रव्यमान पूछेगा तो हमेशा 1/81 मारिएगा चंद्रमा का, और जबकि भार पूछेगा तो 1/6 मारिएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 24 kg है तो चंद्रमा पर भार कितना होगा, तो चंद्रमा पर 1/6 से गुना कर दीजिएगा, 6 को 24, 4 kg हो जाएगा मात्र। जबकि द्रव्यमान के बारे में अगर पूछेगा किसी का वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 81 kg है, ठीक है, तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा, तो 81 में कितना से गुना करना है 1/81 से, तो 81 कट जाएगा 1 kg हो जाएगा। इस तरह से याद रखिए, द्रव्यमान कभी भी किसी वस्तु का चेंज नहीं होता, चाहे कहीं भी ले जाए द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होगा, जबकि भार हमेशा चेंज होता है, क्योंकि भार बराबर क्या होता है मास गुना त्वरण, m गुना g होता है, ठीक है ना। ये त्वरण गुरुत्वीय त्वरण और मास पर डिपेंड होता है। इसलिए
भार सदिश राशि है जबकि द्रव्यमान अदिश राशि है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच औसत दूरी जो है कितना होता है, तो 3,84,365 किलोमीटर। नेक्स्ट है मंगल ग्रह, इसको इंग्लिश में मार्स प्लानेट बोलते हैं, MARS मार्स प्लानेट। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्या ग्रह कहा जाता है इसको, तो लाल ग्रह कहा जाता है, इसको रेड प्लानेट बोला जाता है। इसी तरह इसकी सतह पर क्यों लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसकी सतह पर लो ऑक्साइड अधिक पाया जाता है, जिससे इसका रंग लाल हो जाता है, लाल हो गया है, इसी कारण इसको लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल का रंग लाल है। और इसका परिक्रमण काल जो है 687 दिन होता है। कितना, 687 दिन मंगल का। और मंगल के 2 ध्रुव हैं और वहाँ भी पृथ्वी की तरह ऋतु परिवर्तन होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा कौन सा ग्रह है जहाँ पर 2 ध्रुव है पृथ्वी के समान, तो मंगल पर। और ऐसा कौन सा ग्रह है जहाँ पृथ्वी के समान वहाँ भी ऋतु परिवर्तन होता है, तो मंगल ग्रह पर ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, ऋतु परिवर्तन होता है। उसके बाद ऐसा पृथ्वी की तरह मंगल की धुरी झुकी होने के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी का जो धुरी है 37 डिग्री झुका हुआ है अक्ष पर, इसका लगभग 25 डिग्री अक्ष पर झुका हुआ है, इसी कारण, यानी कि इसके समान है लगभग में, इसी कारण ऐसा होता है। यहाँ ऋतु पर, क्योंकि हम पढ़े थे ना कि ऋतु परिवर्तन होना और 2 ध्रुव थी, ऋतु परिवर्तन होना। उसके बाद क्या पढ़े थे पृथ्वी के बारे में, मौसम में परिवर्तन के बारे में पढ़े थे। मौसम में परिवर्तन होता है अपने अक्ष पर झुके होने के कारण पृथ्वी का, और वर्ष में विभिन्न समयों में परिवर्तन आता है अपने अक्ष पर झुके होने के कारण, यही कारण है। मंगल ग्रह में भी क्या होता है, यहाँ भी 2 ध्रुव है और वह पृथ्वी की तरह ऋतु परिवर्तन होता है। अच्छा, मंगल के 2 उपग्रह है, कौन कौन, फोबोस और डिमोस, ये 2 ग्रह है मंगल का, 2 उपग्रह होता है, फोबोस और डिमोस। निक्स ओलंपिया एक पर्वत है जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है। तो निक्स ओलंपिया पर्वत कहाँ पे है, तो मंगल ग्रह पे है। और ओलिपस मेसी ज्वालामुखी भी वहाँ पे, ओलिपस ज्वालामुखी, पूछेगा कि मंगल ग्रह पर कौन सा ज्वालामुखी पाया जाता है, तो ओलिपस मेसी, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी का नाम क्या है, ओलिपस मेसी। और किस ग्रह पे है, तो मंगल ग्रह पे है। अब नेक्स्ट में बुध, बृहस्पति, शनि और वरुण के बारे में पढ़ेंगे। बृहस्पति को इंग्लिश में जुपिटर बोलते हैं। आकार की दृष्टि से यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, और इसे पीला ग्रह भी बोला जाता है। कौन ग्रह बोला जाता है, तो पीला ग्रह। और यह गैसों से निर्मित ग्रह है। इसके वायुमंडल में मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाया जाता है, किसके, बृहस्पति में। और इसका परिक्रमण समय होता है 11.9 वर्ष का होता है, 9 वर्ष, 11.9 साल में अपना परिक्रमा करता है ये। और बृहस्पति से रेडियो तरंग प्रसारित होता है बृहस्पति से। इसके टोटल उपग्रहों की संख्या कितना है, तो 79 है। पहले 63 था, बाद में 16 ग्रह और उपग्रह खोजा गया, टोटल 63, 16, 79, टोटल 79 उपग्रहों की संख्या बृहस्पति का है। और यह ग्रह पर एक विशाल गड्ढा है जिसमें आग की लपटें निकलती रहती है, जिससे यह विशाल लाल धब्बा जैसा दिखाई देता है, इसलिए बृहस्पति ग्रह को पीला ग्रह भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट शनि ग्रह के बारे में। शनि को इंग्लिश में SATURN, सैटर्न बोलते हैं। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। और इनके चारों ओर वलय मतलब इंग्लिश में बोलते हैं रिंग पाए जाते हैं, जिसकी संख्या 10 है। शनि के चारों ओर वलयों की संख्या कितना है, 10। ऐसा कौन सा ग्रह जिसके चारों ओर वलय पाया जाता है, रिंग पाया जाता है, तो शनि, जिसकी संख्या, रिंग की संख्या कितना है, 10 है। और इसके उपग्रह कितना है, तो 82 उपग्रह है इनको। पहले क्या था, पहले इसको 62 उपग्रह ही था केवल, बाद में 20 उपग्रह और मिला है, तो टोटल उपग्रहों की संख्या कितना हो गया, 62 + 20, 82 उपग्रह है। यानी सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन हो गया अभी, तो शनि, सबसे अधिक उपग्रह शनि के पास है 82। और दूसरा सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है, तो बृहस्पति, इसका कितना है, 79 था। अच्छा, जिनमें टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है, कौन, टाइटन जो है ना सबसे बड़ा उपग्रह है शनि का। और शनि तीव्र गति से घूमने के कारण सौरमंडल का सबसे चपटा ग्रह है, सबसे तेज घूमता है। और जो है ना, ये अल्प घनत्व के कारण यह आकाश में तैरता हुआ नजर आता है शनि, और यह आकाश में पीले तारे की तरह नजर आता है। इसलिए क्वेश्चन पूछेगा कि तैरता हुआ ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, तो शनि ग्रह को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका घनत्व सबसे कम होता है, अल्प घनत्व के कारण यह तैरता हुआ नजर आता है। पानी में रखने के बाद ये तैरने लगेगा, ऐसा लगता है। अब अरुण ग्रह, इसको इंग्लिश में यूरेनस बोलते हैं, यूरेनस ग्रह।
इसमें टोटल कितना उपग्रह है? तो 27 उपग्रह है इसमें। और इसका जो अरुण पर मीथेन गैस का दिखता के कारण इसका रंग हरा दिखाई देता है। अरुण किस रंग का ग्रह है? हरा रंग का ग्रह है अरुण। और यह आकाश में यह पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है, उल्टा घूमता है। पढ़े थे ना कि शुक्र और अरुण ये हमेशा उल्टा ही घूमता है, पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है, इसलिए यहाँ सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूर्व में होता है। परिक्रमण काल इसका कितना वर्ष का होता है? 84 वर्ष का होता है परिक्रमण काल अरुण का। अरुण के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, जैसे अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। ठीक है, ये छल्ला और वो इप्सिलॉन अरुण के चारों ओर छल्ला पाया जाता है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलॉन। अरुण अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण लेटा हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी बोला जाता है। लेटा हुआ ग्रह या झुका हुआ ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो अरुण को कहा जाता है, क्योंकि सूर्य की ओर अधिक झुका है। टाइटेनिया अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह, याद रखिएगा। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, जबकि टाइटेनिया सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? तो अरुण का। जबकि टाइटन तो किसका ग्रह है? उपग्रह है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। अब है वरुण, नेपच्यून ग्रह, इंग्लिश में नेपच्यून बोलते हैं। यह सूर्य से अधिक दूरी पर स्थित होने के कारण वरुण सबसे ठंडा ग्रह है। सबसे ठंडा ग्रह कौन है? वरुण है, क्योंकि सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। और इसका जो है 13 उपग्रह है। उपग्रहों की संख्या कितना है? 13 उपग्रह है इनमें। और इसका उपग्रह में ट्राइटन, याद रखिए ट्राइटन चंद्रमा से भी बड़ा है। तो याद रखिएगा, एक टाइटन से संबंधित 3 क्वेश्चन है। एक है टाइटन, सिद्धार्थ जी बोलेगा टाइटन तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। एक बोलेगा टाइटेनिया तो अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है। एक है ट्राइटन, ट्राई लगा लेगा, ट्राइटन तो किसका उपग्रह हो जाएगा? तो वरुण का उपग्रह हो जाएगा। ये चंद्रमा से भी बड़ा उपग्रह है। वरुण का सबसे छोटा उपग्रह का नाम क्या नाम है? तो नैयाद। वरुण का सबसे छोटा उपग्रह का नाम है नैयाद। और इस ग्रह का रंग हल्का पीला है। वरुण ग्रह का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। कौन सा ग्रह ऐसा है जो अपनी धुरी पर सबसे कम समय में घूम लेता है, सबसे तेजी से घूमता है? तो सबसे तेजी से घूमने वाला ग्रह का नाम है बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति ये अपने धुरी पर 9.9 घंटा में ही घूम लेता है, याद रखिएगा। सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है बृहस्पति, अपने धुरी पर 9.9 घंटा में घूम लेता है। उसके बाद दूसरा सबसे तेज ग्रह है अपना धुरी पर घूमने वाला शनि। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछता है। शनि ये 10.3 घंटा में घूमता है। अब पृथ्वी कितना समय में घूमता है? तो 23.9 घंटा में घूम लेता है अपना धुरी पर। वरुण का परिक्रमण काल जो है ना 164.8 वर्ष होता है। 164.8 वर्ष में एक सूर्य का एक परिक्रमा करता है। ये परिक्रमण काल का मतलब होता है सूर्य के सापेक्ष परिक्रमा करना, घूमना। ग्रहों के नाम व रंग याद कीजिए ट्रिक से भी आप याद कर लीजिए। देखिए पृथ्वी है नीले मतलब जल के कारण। देखिए पृथ्वी नीले है, पति है पीले, इसका मतलब पति से बृहस्पति हो गया। बृहस्पति ग्रह का रंग पीला है, कौन सी कारण? SO2 के कारण। शुक्र बहन चमकीली, शुक्र ग्रह जो है चमकीली ग्रह है, किसके कारण? तो गर्म होने के कारण। और शनि है काला, शनि ग्रह काला रंग का है M2 के कारण। मंगल है लाल, आयरन ऑक्साइड के कारण। अरुण है हरा, मीथेन गैस के कारण। वरुण है हल्का पीला। थैंक यू दोस्तों, आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों के साथ और लाइक भी कर दीजिए। और आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी थोड़ा बोल दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। सौरमंडल किसे कहते हैं? देखिए सूर्य का परिवार जो है ना सौरमंडल कहलाता है, सीधा सीधी। सौरमंडल में कितना ग्रह है? तो 8 ग्रह होते हैं। ठीक है, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु आदि से मिलकर बना है। सौरमंडल किस से मिलकर बना है? तो 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु आदि से मिलकर के सौरमंडल बना है। सौरमंडल में का जो द्रव्यमान होता है में 99.99% द्रव्यमान सूर्य में है। ठीक है, सौरमंडल का लगभग 99.99% द्रव्यमान सूर्य में है। अब हमको जानकारी लेना है मेन, सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। ठीक है, और 3,33,000 गुना भारी है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से कितना गुना अधिक है? तो 28 गुना अधिक है, याद रखिएगा। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 28 गुना अधिक है। सूर्य से पृथ्वी का दूरी 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। ये जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस पे है। और इसके सूर्य का जो रोशनी जो है, प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना मिनट लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड, या उसको 8 मिनट 16 किसी बुक में रहेगा। मेन उसका जो है ना एक्चुअल टाइम 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। ठीक है, याद रखिएगा, 8 मिनट 16 सेकेंड। सूर्य की आयु जो है, इसकी आयु जो है ना 5 अरब वर्ष है। कितना है? 5 अरब वर्ष। सूर्य के रासायनिक संगठन में 71% जो है ना 71% हाइड्रोजन होता है इसमें, और उसके बाद जो है 26.5% हीलियम होता है, और बाद बाकी 2.5% जो है 2.5% में लिथियम हो गया, उसके बाद जो है यूरेनियम हो गया, और भारी तत्व का जो है ना मिलन तत्व का जो है ना रहता है इसमें। लेकिन सबसे अधिक 71% हाइड्रोजन होता है और 26.5% हीलियम होता है। या तो कभी कभी ऐसा ही पूछ देगा कि सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम का अनुपात क्या है, तो ऐसे भी दे देगा आपको। तो ऐसे में या 3:1 मारिएगा, क्योंकि ये 75 के आसपास मान लेता है ऑप्शन में। हीलियम को 25 के अनुसार मान लेता है। 25 को 75 में काटेंगे, 75:25 को काटेंगे तो 25 या 75, 3:1 ये क्वेश्चन रहता ही है एग्जाम में। आपको पता होना चाहिए कि जो सूर्य से ऊर्जा जो निकलती है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो हाइड्रोजन जो 71% होता है, सॉरी हाइड्रोजन जो 71% होता है, यही हाइड्रोजन क्या करता है? हीलियम में रूपांतरित हो जाता है धीरे धीरे। तो यही जो हाइड्रोजन जो हीलियम में रूपांतरित होता है ना, इसी से क्या मिलता है? ऊर्जा निकलता है सूर्य से। इसी घटना में क्या निकलता है? ऊर्जा निकलता है, अर्थात नाभिकीय संलयन द्वारा। पूछेगा क्वेश्चन कि सूर्य का जो ऊर्जा निकलती है किस विधि द्वारा? तो नाभिकीय संलयन द्वारा। ठीक है, तो हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होता है। यह प्रक्रिया ही सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। बस। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो सूर्य के केंद्रीय भाग को कोर या क्रोड कहते हैं। इसका जो तापमान होता है ना, इसका तापमान होता है 15 × 10⁶ डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, तापमान होता है, केंद्र का तापमान कितना होता है? 15 × 10⁻6 डिग्री सेल्सियस। जबकि बाहरी सतह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश मंडल कहते हैं, इंग्लिश में फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर जब भी बोलेंगे तो प्रकाश मंडल बोलेंगे तो समझ लेंगे कि बाहरी सतह के बारे में बोला है। सूर्य के बाहरी सतह को प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर, यहीं से प्रकाश बाहर निकलते हैं, ये फोटोस्फीयर। इसका जो सतह का तापमान होता है कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सतह का तापमान। जबकि केंद्र का तापमान 15 × 10⁻6 डिग्री सेल्सियस। जबकि सूर्य के बाहरी सतह का तापमान या प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन पूछता है। देखिए वायुमंडल के बारे में जान लीजिए। ये प्रकाश मंडल के वे किनारे हैं जो कि वायुमंडल के प्रकाश का अवशोषण कर लेने के कारण प्रकाशमान नहीं होते हैं, अर्थात ये इसका रंग जो होता है ना लाल होता है। पूछेगा वायुमंडल का रंग कैसा होगा? तो ये लाल होगा। ठीक है, लाल रंग का होता है। अब किरीट के बारे में समझ लीजिए। किरीट को इंग्लिश में कोरोना बोलते हैं, कोरोना। यह एक्स किरण उत्सर्जित करने वाला बाहरी भाग है जो सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। याद रखिएगा, पूछेगा कि किरीट या कोरोना कब दिखाई देता है, क्वेश्चन पूछता है, तो यह सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। बस। एक है सौर कलंक, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सन स्पॉट, SPOT, सन स्पॉट। कोरोना में विद्यमान काले रंग के धब्बा जिसका तापमान सूर्य के तापमान से कम होता है, यानी काले रंग का धब्बा होता है जिसका तापमान सूर्य के तापमान से कम होता है, उसे ही सौर कलंक कहते हैं। सौर कलंक के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान रहता है। सौर कलंक में क्या आता है? चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान रहता है, चुंबकत्व विद्यमान रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है आपको कि पृथ्वी में जो है ना चुंबकीय क्षेत्र में झंझावट उत्पन्न होता है, उपग्रह आदि को प्रभावित करता है इससे। सौर कलंक का एक चक्र पूछता है कितना वर्ष का होता है? तो सौर कलंक का एक चक्र 11 वर्ष का होता है। याद रखिएगा, सौर कलंक का एक चक्र, सन स्पॉट का एक चक्र 11 वर्ष का होता है। ठीक है, फ्राउनहोफर रेखाएं, ये काली रेखाएं होती है। फ्राउनहोफर रेखा काली रंग की होती है। ये सूर्य की सतह पर देखा जा सकता है इसको। एक सौर पवन के बारे में देख लीजिए, सोलर विंड इसको कहते हैं। देखिए एक बात समझ लीजिए पहले अंतर, एयर और विंड दोनों का मतलब क्या होता है? हवा होता है। विंड में मतलब भी हवा और एयर मतलब भी हवा। देखिए एयर होता है कि जो एयर में क्या होता है, गति नहीं होता है, वो हमेशा सर्वत्र बहते रहता है, उसको हवा बोलते हैं।
अब विंड मतलब भी हवा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, तेज झोंका होता है, इसमें पूरा एकदम आंधी तूफान की तरह रहेगा, कोई भी चीज़ को हानि पहुंचाता है ये विंड। तो विंड में गति होता है, तो यही फर्क है, दोनों एयर ही है, हवा ही है। तो इसमें कह रहा है सौर पवन, सोलर विंड के बारे में पूछ रहा है। देखिए सूर्य के कोरोना से निकलने वाली प्रोटॉन्स की धारा को सौर पवन कहते हैं। बस इससे कोई खास नहीं है, जानकारी के लिए हम बता रहे हैं। एक होता है ध्रुवीय ज्योति। देखिए ध्रुवीय ज्योति में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर अलग अलग नाम है, पूछता है, इसलिए याद रखिएगा। पूछेगा कि ध्रुवीय ज्योति को उत्तरी ध्रुव पे क्या कहता है, या ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि अरोरा बोरियालिस किस ध्रुव में होता है। तो अरोरा बोरियालिस ये उत्तरी ध्रुव में बनने वाला है, जबकि अरोरा ऑस्ट्रालिस पूछेगा, ऑस्ट्रालिस ये दक्षिणी ध्रुव में है। ये जो है ना वायुमंडल एवं सौर पवनों के घर्षण से उत्पन्न होते हैं, जो रोशनी की बरसात आभास करवाते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी का आभास होता है इससे। इसलिए उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस, दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रालिस, याद रखिएगा।